अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने हेमाटोलॉजी स्टार्ट की थी और हम पढ़े थे ऐसे अनीमियाज जो कि एमसीवी वैल्यू जिनके अंदर हमने कहा था लेस दैन 18 होती है। सो हम पढ़े थे माइक्रोसाइटिक अनीमिया। माइक्रोसाइटिक अनीमिया में एक टाइप जो है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में भी जो एमसीवी वैल्यूज़ होती हैं वो कम होती हैं, ठीक है। एमसीवी कम होता है, एमसीएच कम होता है, लेकिन अपने याद रखना है एमसीएचसी नॉर्मल है, जबकि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में तीनों ही कम होते हैं, एमसीवी भी, एमसीएच भी और एमसीएचसी भी। सो चलिए डिस्कस करते हैं थैलेसीमिया को। सो व्हाट इज़ थैलेसीमिया? थैलेसीमिया आपको पता है कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी जो है वो इनफ हीमोग्लोबिन नहीं बना सकती। अब जाहिर है हीमोग्लोबिन जब प्रॉपर नहीं बनेगा, डिफेक्टिव सिंथेसिस होगी। हीमोग्लोबिन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल्स का। सो जब हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होगा तो आरबीसीज डिफेक्टिव कंसीडर करेगा बॉडी का सिस्टम, आरबीसीज को तोड़ेगा, आरबीसीज की डिग्रेडेशन होगी तो क्या हो जाएगा? अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। सो अनीमिया होता है इन पेशेंट में, हीमोग्लोबिन इनका कम होता है। अब क्यों ऐसा होता है अब डिस्कस कर लेते हैं। सो अडल्ट के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है दैट इज़ हीमोग्लोबिन ए, ये अडल्ट हीमोग्लोबिन है और इसमें होती है बेटे 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन, ठीक है। अल्फ़ा की आगे से 4 जीन्स होती हैं और बीटा में 2 जीन्स होती हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। अगर तो अल्फ़ा चेन डिफेक्टिव है तो हम कहते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन रिड्यूस बन रही है या बन ही नहीं रही तो वो फिर बीटा थैलेसीमिया है। जो ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा प्रेवलेंट है वो बीटा थैलेसीमिया है, लेकिन जो ज़्यादा लीथल है वो अल्फ़ा थैलेसीमिया है, ठीक है। अल्फ़ा थैलेसीमिया इसलिए लीथल है कि अल्फ़ा थैलेसीमिया हर हीमोग्लोबिन, चाहे वो ग्रोवर हीमोग्लोबिन है, फीटल हीमोग्लोबिन है, अडल्ट हीमोग्लोबिन है, उसका पार्ट होता है। जबकि बीटा थैलेसीमिया अडल्ट हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है। और बीटा थैलेसीमिया की प्रेजेंटेशन पहले 3 से 6 महीने बच्चे में आती भी नहीं है, क्योंकि पहले 3 से 6 महीने उसके अंदर क्या होता है, फीटल हीमोग्लोबिन। और जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है? 2 अल्फ़ा और 2 गैमा चेन। तो बीटा चेन तो होती ही नहीं है, तो फिर बीटा चेन से फ़र्क भी नहीं पड़ता। सो इनके अंदर मैनिफेस्टेशन आना शुरू होती हैं 6 महीनों के बाद, जबकि जब गैमा चेन को बीटा चेन रिप्लेस करी होती है। आई होप मैं आपको परेशान नहीं करी, ये वो चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं। सो थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया को बड़ा इंटरेस्टिंग करके डिस्कस करेंगे। पहले मैं चाहती हूँ आपको ये पता हो, बाय बर्थ जो आपका फीटल हीमोग्लोबिन है इलेक्ट्रोफोरेसिस पे वो 95% होता है, लेकिन अडल्ट की बॉडी के अंदर फीटो हीमोग्लोबिन जो है वो 2% या इससे भी कम होता है। अब अगर हम बात करें बाय बर्थ, आपके पास हीमोग्लोबिन ए कितना होता है? बाय बर्थ ये 2% है, लेकिन आप 6 महीने से ऊपर आते हो, ये 6 महीने की वैल्यू है। 6 महीने से जब ऊपर की तरफ हम आना शुरू होते हैं तो अडल्ट हीमोग्लोबिन जो है 95% होता है, और अडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम A2 हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये बाय बर्थ भी 3% होता है और अडल्ट में भी ये 3% होता है। समटाइम आपको MCQ दे दें, अगर कहीं पे भी आपको मिले कि अडल्ट्स में हीमोग्लोबिन A2 3% से ज़्यादा है तो आपने आंखें बंद करके उसको थैलेसीमिया ट्राइट मार्क करना है, ठीक है। जो थैलेसीमिया ट्रेट होती है उसमें आपका A2 ज़्यादा हो जाता है, 3% से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो ये एक वैल्यू आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं कि अगर अडल्ट के अंदर बीटा चेन डिफेक्टिव हुई तो क्या होगा। अगर बीटा चेन डिफेक्टिव हुई तो जाहिर सी बात है बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। बीटा थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव से ये मुराद है बेटे कि अगर एक मदर जो है वो भी थैलेसीमिया ट्राइट हो और फादर भी थैलेसीमिया ट्राइट हो तो कितने % चांस होता है कि नेक्स्ट जनरेशन को, उनके बच्चों में कितने % को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। MCQ बहुत सारे लेवल्स पे आता है, तो 25% चांस होता है कि उनको थैलेसीमिया मेजर हो, 25% चांस होता है कि वो नॉर्मल हो, 50% चांस होता है कि उनको भी ट्राइट हो। ट्राइट होना इज़ ऑल फाइन, क्योंकि मोस्टली ये पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं। सो ऑटोसोमल रिसेसिव से आपने ये MCQ याद रखना है। सो एक ये MCQ पॉइंट, नंबर 2 दिस एज योर MCQ पॉइंट, ठीक है। अब इसमें मसला क्या होता है? इसमें मसला ये होता है कि हमारी जो बीटा चेन्स है ना, उनकी जो सिंथेसिस है वो सिंथेसिस क्या होती है? डिफेक्टिव होती है, या तो सिंथेसिस रिड्यूस होती है, या बिल्कुल ही सिंथेसिस नहीं हो रही होती। अभी आगे चल के इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। बीटा चेन आपने याद रखना है कि नॉर्मली क्रोमोसोम 11 के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वाले जो पेशेंट्स हैं इनके अंदर बेसिक मसला क्या होता है। इनके अंदर बेसिक मसला ये होता है कि अल्फ़ा ने कंबाइन करना होता है बीटा के साथ, और बीटा के साथ जब वो कंबाइन करता है तो समझ लें अल्फ़ा बीटा कंबाइन होते हैं तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे या तो बीटा बहुत रिड्यूस है या डिफेक्टिव है, तो ये जो अल्फ़ा 4 हैं ये एक दूसरे के साथ ही कंबाइन करके ना एक टेट्रामर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटे? टेट्रामर बना लेते हैं। अब ये जो टेट्रामर है ये 2 तरीक़ों से डिस्ट्रॉय होता है। नंबर 1 तो इसको बोन
मैरो खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है। नंबर 2, ये टेट्रामर जब पैक होके आरबीसी के अंदर स्प्लीन के पास जाता है ना, तो स्प्लीन भी इसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसकी हेमोलिसिस जो है वो स्प्लीन के अंदर भी होती है। इसलिए इन पेशेंट के अंदर स्प्लीनो हेपेटोमेगैली मिलती है। स्प्लीनो हेपेटोमेगैली का ये मतलब नहीं होता कि स्प्लीन और लिवर दोनों बड़े हैं, इसका मतलब होता है लिवर के मुकाबले में स्प्लीन ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब जब इनके अंदर बोन मैरो में भी डिस्ट्रक्शन होती है, स्प्लीन में भी डिस्ट्रक्शन होती है, तो ओवरऑल जाहिर है आपका आरबीसी कम हो जाता है। बोन मैरो को फिर सिग्नल जाते हैं कि आरबीसी की प्रोडक्शन को ज़्यादा करो, ठीक है। सो बोन मैरो के अंदर एरिथ्रोपोइसिस तो होती है, बोन मैरो तो आपके आरबीसी प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है, लेकिन हम इसको कहते हैं इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, क्योंकि उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि क्या है उसके अंदर चेंज ही सिंथेसिस है, और जो भी आरबीसी बनेगा, जो भी एरिथ्रोपोइसिस होनी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक तो ये क्या होती है, इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। नंबर 2, आपने याद रखना है कि ना सिर्फ बोन मैरो बल्कि बोन मैरो के अलावा एक्स्ट्रा मेड्यूलरी एरिथ्रोपोइसिस, यानी बहुत सारी दूसरी जगहों पे भी एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो बच्चे का स्कल होता है ना, वहाँ उसके बाद जो उसका मैंडिबल है, दूसरी बोन्स हैं, उनके अंदर भी एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इन लोगों की ना, इन बच्चों की जो मैलर बोन होती है वो बड़ी प्रोमिनेंट सी होती है। एक वो कार्टून है जिसको पता नहीं चिपमंक फेसेस कहते हैं, उससे रिलेट करते हैं। तो इन बच्चों की ना एक तो फ्रंटल बोजिंग हुई हुई होती है बहुत ज़्यादा, दूसरा इनकी मैलर प्रोमिनेंस होती है। कोई तस्वीर अगर आप लोग देखें, और ये क्यों हो रहा होता है, एक्स्ट्रा मेड्यूलरी एरिथ्रोपोइसिस की वजह से। नंबर 1 तो फ्रंटल बोजिंग हुई हुई होगी, नंबर 2 मैलर प्रोमिनेंस होती है, और इनके जो इंसीजर्स हैं वो भी इंटीरियरली ज़रा आए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये इनके फेशियल एक्सप्रेशंस या फेशियल फीचर्स भी सम टाइम सिनेरियो में आपको दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा मेड्यूलरी एरिथ्रोपोइसिस, और इसकी वजह से इनका जो फेस होता है वो चिप मंक फेसेस कहलाता है, ठीक है। तो ये एक फीचर भी आपने याद रखना है। इसको मैं थोड़ा सा एंड पे और भी बताऊंगी, जो बच्चे सुनना चाहें क्यों ऐसा हो रहा होता है वो हम ज़रा आगे डिस्कस करेंगे। एक आपका MCQ पॉइंट ये भी है कि एक्स्ट्रा मेड्यूलरी एरिथ्रोपोइसिस ना सिर्फ बीटा थैलेसीमिया में होती है, बल्कि माइलोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम के अंदर भी हम देखें तो ये जो एक्स्ट्रा मेड्यूलरी एरिथ्रोपोइसिस है ये वहाँ भी हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटे दूसरी चीज़ मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, हाँ अब वापस हम आ जाते हैं। तो ये एक पैथोलॉजी आपने याद रखनी है कि बेसिकली अल्फ़ा जो है वो अपने ऊपर ही बाइंड करके एक टेट्रामर बनाता है, जो कि अब नॉर्मल आरबीसी बनेगा, वो बोन मैरो में भी डिस्ट्रॉय होगा, वो स्प्लीन में भी डिस्ट्रॉय होगा, जिसकी वजह से एक तो बॉडी में आरबीसी कम है, हेमोलिसिस चल रही है, हीमोग्लोबिन कम है, फिर आपकी स्प्लीनोमेगैली शुरू हुई हुई है, फिर आपकी बोन मैरो से इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रही है, ना सिर्फ बोन मैरो से बल्कि एक्स्ट्रा मेड्यूलरी एरिथ्रोपोइसिस भी हो रही है। अब ना सिर्फ एक्स्ट्रा मेड्यूलरी एरिथ्रोपोइसिस हो रही होती है, बल्कि इनके अंदर एक्स्ट्रा वैस्कुलर हेमोलिसिस भी तो हो रही है ना। ये जो स्प्लीन के अंदर आरबीसी टूट रहा है इसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा वैस्कुलर हेमोलिसिस, ठीक है। सो एक्स्ट्रा वैस्कुलर हेमोलिसिस भी होती है और एक्स्ट्रा मेड्यूलरी एरिथ्रोपोइसिस भी इनके अंदर हो रही होती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो म्यूटेशन अगर जो प्रेजेंट होती है, तो ये भी आपसे हमसे क्यों पूछा जाता है। तो जो म्यूटेशन होती है उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, और पॉइंट म्यूटेशन में भी आगे जो मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होती है उसको कहते हैं स्प्लाइसिंग म्यूटेशन। यहाँ पे डिलीटेशन म्यूटेशन नहीं होती, डिलीटेशन वाली म्यूटेशन, डिलीटेड म्यूटेशन अल्फा थैलेसीमिया में पाई जाती है। तो अगेन बेटे दिस इज़ योर MCQ। फिर उसके बाद ये आपका MCQ पॉइंट था, ये आपका MCQ पॉइंट है, और ये भी आपका MCQ पॉइंट है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा वैस्कुलर हेमोलिसिस और एक्स्ट्रा मेड्यूलरी एरिथ्रोपोइसिस होती है, जिसकी वजह से फ्रंटल बोजिंग होती है। उसके बाद मैलर प्रोमिनेंस होती है, इनके इंसीजर्स ऐसे थोड़े इंटीरियरली प्लेस्ड हुए होते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिथ्रोपोइसिस की वजह से आगे हम चल के देखेंगे कि एक्सरे के ऊपर जब हम रेडियोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो क्रू कट अपीयरेंस इनके स्कल की हमें मिलती है, जैसे कि बाल जो हैं वो ऊपर से ऐसे बाहर हुए हुए हैं, उसको हेयर ऑन एंड अपीयरेंस भी कहते हैं। सो ये थोड़ी सी बात होगी इनकी क्लिनिकल फीचर्स की, ठीक है। तो आपने इनकी अपीयरेंस, इनकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिशन, इनका क्रोमोसोम, इनकी म्यूटेशन, ये सब याद रखना है। अब वो कहते हैं कि थैलेसीमिया को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं जी बीटा थैलेसीमिया, अगर तो हमारे पास क्या है, बीटा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, ठीक है। क्या होता है बीटा थैलेसीमिया मेजर। ये जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है इसमें जो दोनों जीन्स होती हैं वो दोनों डिफेक्टिव होती हैं। देखो, एक का मतलब होता है डिफेक्टिव होना, ठीक है, और एक का मतलब होता है बिल्कुल ही एब्सेंट होना, ठीक है। तो या तो इनके अंदर दोनों एब्सेंट होती हैं या फिर हम कहते हैं दोनों
डिफेक्टिव है। सो होमोजीनियस डिफेक्टिव होती हैं, या फिर हम कहते हैं होमोजीनियसली दोनों जो हैं वो क्या हैं, एब्सेंट हो गई हैं। सही है। तो ये जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है, इसमें बीटा की जो दोनों आगे जीन्स हैं वो या तो रिड्यूस सिंथेसिस हो रही है, डिफेक्टिव हैं, या दोनों बिल्कुल सिंथेसिस कर ही नहीं रही, एब्सेंट है। तो जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है इसको हम लोग कोलीज अनीमिया भी कहते हैं। और कोलीज अनीमिया के बाद आपने याद रखना है कि इसमें दोनों चेन्स जो हैं वो म्यूटेटेड होती हैं। जब दोनों चेन्स म्यूटेटेड होती हैं तो मैनिफेस्टेशन इसकी बहुत ज़्यादा सिवियर होती है। सिवियर अनीमिया जो है वो इस फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें जब हेमोलिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा होगी तो इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस शुरू हो जाएगी बोन मैरो की तरफ से, क्योंकि वो आरबीसीज खुद ही टूट रहे होते हैं मैरो में भी, और इनको स्प्लीन भी तोड़ रहा होता है। इन पेशेंट्स को कंटिन्यूसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होती है, और इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बहुत सारे नुकसान हैं, वो नुकसान भी डिस्कस करेंगे। साथ ही आपने याद रखना है कि इनकी एक्स्ट्रा मेड्यूलरली एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होती है, उसी की वजह से आपकी बुक में लिखते हैं कि स्कल बोजिंग क्रू कट अपीयरेंस मिलती है, और स्पेटोस्प्लीनोमेगैली नहीं स्प्लीनो हेपेटोमेगैली मिलती है। ये ज़रा बुक के अंदर मिस्टेक है, ठीक है। और उसके अलावा बेटे नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, मतलब ये तो बहुत ही सुवेयर टाइप होती है अनीमिया की, यहाँ उनको ट्रांसफ्यूजन चाहिए क्योंकि बीटा चेन बिल्कुल नहीं है। नंबर 2 हमारे पास हो सकता है बीटा थैलेसीमिया, और इनकी प्रेजेंटेशन लेस दैन 1 ईयर पर ही हो जाती है। जब वो 9 महीने का होगा, हीमोग्लोबिन की रिप्लेसमेंट हो रही है, तभी आ जाएगा। नंबर 2 हमारे पास होता है बीटा थैलेसीमिया माइनर। बीटा थैलेसीमिया माइनर के अंदर क्या होता है कि आपकी जो एक चेन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, और एक जो है वो एब्सेंट, या एक बिल्कुल नॉर्मल और एक डिफेक्टिव हो सकती है। सो इसको हम लोग कहते हैं कि हेटेरोजाइगस सा पैटर्न होता है। ये पेशेंट इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ हीमोग्लोबिन की बीटा चेन जो है वो ठीक बन रही होती है, तो कहीं ना कहीं कंपनसेशन जो है वो हो रही होती है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करें अनीमिया की, वहाँ बहुत स्वेयर अनीमिया था, लेकिन यहाँ पे माइल्ड माइक्रोसिटिक अनीमिया है, और इसको इवन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के साथ जो है वो कंफ्यूज किया जाता है। और फिर चेक किस तरह से करते हैं कि अगर हम इनको हीमोग्लोबिन दें, इनको बाहर से आयरन दें, तो इनका एमसीवी जो है वो रेस्ड नहीं, एमसीएच इनका रेस्ड नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्योंकि ज़रा ये माइल्डर फॉर्म होती है तो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ऐसा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और ओवरऑल बस यही। और उसके अलावा हमारे पास बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया भी होता है। बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया में आपने याद रखना है 50% तक हीमोग्लोबिन नॉर्मल बन रहा होता है। इसकी प्रेजेंटेशन मोर देन 1 ईयर के बाद आती है। यहाँ पे भी माइल्ड ही सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड अनीमिया होता है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा होता है। स्टिल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हमें इनमें नहीं पड़ती है। सो आई होप मैंने बहुत ज़्यादा इसे कंफ्यूज नहीं किया है, लेकिन ये ऐसा ही है कि बीटा थैलेसीमिया मेजर में होमोजाइगस म्यूटेशन है, एक डिफेक्टिव होती है, और या तो दोनों डिफेक्टिव होती हैं या दोनों एब्सेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डिफेक्टिव और एक एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पे भी अप टू 50% हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस चल रही होती है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो क्लिनिकली बेटे आपने याद रखना है कि मोस्टली जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये वाले जो बच्चे होते हैं इनमें हीमोलिटिक अनीमिया है, तो नंबर 1 इनके अंदर क्या शुरू हो जाता है, जॉन्डिस शुरू हो जाता है, ठीक है। और ज़ाहिर पैलर तो है ही है। उसके बाद इनकी जो फेशियल अपीयरेंस है वही बड़ी अजीब सी होती है। अजीब सी का मुराद के मेलर प्रोमिनेंस होती है, और फ्रंटल जो है वो बोजिंग हुई हुई होती है, और इनके इंसीजर्स जो है वो इंटीरियरली प्लेस्ड होते हैं। और यूजुअली इनके घर वाले इनको लेकर आते हैं अगर तो मेजर हुआ, वरना माइनर वाला पेशेंट तो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, इवन इंसिडेंटल फाइंडिंग पे वो डिस्कवर होता है, ठीक है। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम इसको किस तरह से इन्वेस्टिगेट और किस तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले जब हम इनकी CBC करते हैं तो CBC के ऊपर आपने याद रखना है कि MCV कम होता है और MCH भी कम होता है, लेकिन इन कंट्रास्ट टू आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया यहाँ MCHC नॉर्मल होता है। अगेन दिस इज़ योर MCQ पॉइंट, ठीक है। नंबर 2 अगर हम इनकी पेरिफेरल स्मेयर कर लें तो पेरिफेरल स्मेयर के ऊपर एक तो जो RBCs के डिफरेंट तरह के साइजेस होते हैं, ठीक है। एक तो उनकी साइज़ के अंदर वेरिएशन आती है, दूसरा उनकी शेप के अंदर वेरिएशन आती है, और तीसरा ऐसे करके सेल होता है, बीच में न्यूक्लियस एंड ये सेंट्रल पैलर हमें मिलता है। इस तरह का जो सेंट्रल पैलर मिलता है उसको क्या कहते हैं, टारगेट सेल्स कहते हैं। और ये जो टारगेट सेल्स होते हैं ना सिर्फ ये आपको मिलते हैं बीटा थैलेसीमिया में, बल्कि ये क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में भी मिलते हैं। तो ये भी आपका एक पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है, ठीक है। सो हमने कहा कि एक हमने CBC कर ली। नंबर 2 हम क्या कर सकते हैं, पेरिफेरल स्मेयर करते हैं। पेरिफेरल स्मेयर पे आपको जो इसकी ये जो साइज़ चेंज होता है इसको एनाइसोसाइटोसिस कहते हैं, शेप के अंदर वेरिएशन को पोइकाइलोसाइटोसिस कहते हैं, और जो टारगेट सेल्स मिलते हैं वो तो आपको बता दिया। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन होती है वो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके बाद हम कराते हैं। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि A जो है वो बहुत कम होता है, A23% से ज़्यादा होता है, और कुछ के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन F फीटल हीमोग्लोबिन भी पड़ा हुआ होता है, सो एज़ टू कंपनसेट। सो CBC आपने करनी है, पेरिफेरल स्मेयर करना है, हीमोग्लोबिन करना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के बाद एक टेस्ट हम करते हैं जिसको हम कहते हैं नेकेड आई सिंगल ट्यूब रेड ब्लड सेल ऑस्मोलर फ्रिजिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसको नेस्ट रॉफ टेस्ट कहते हैं। सो ये आपने याद रखना है कि जो इसकी फ्रिजिलिटी होती है वो थैलेसीमिया के अंदर क्या होती है, रिड्यूस हुई हुई होती है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेशन चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि नंबर 1 हम इस पेशेंट की क्या करते हैं, CBC करते हैं जिसको जस्टिफाई करना आना चाहिए। नंबर 2 हम पेरिफेरल स्मेयर करते हैं। नंबर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट हम इलेक्ट्रोफोरेसिस हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। और नंबर 4 आपको बताया है ये नेस्ट रॉफ टेस्ट करते हैं जिसमें हम RBCs की ऑस्मोलर फ्रिजिलिटी देख रहे होते हैं और वो यहाँ पे रिड्यूस हुई हुई होती है। नंबर 4 आपने याद रखना है 5 के इनका रेटिकुलोसाइट काउंट तो वो रेज होता है क्योंकि जब आपकी RBCs कम है, हेमोलिसिस ज़्यादा है, तो जितनी भी बोन्स हैं उनको फीडबैक के थ्रू सिग्नल जाता है और वहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस ज़्यादा हो रही होती है। ऑल्दो इनफेक्टिव होती है लेकिन हो रही होती है, जिस वजह से रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो हमारे पास है वो PCR टेस्टिंग होती है। PCR के ऊपर हमारे पास जो बीटा ग्लोबुलिन जीन है उसकी टेस्टिंग की जाती है, वो कर सकते हैं, या फिर एक और टेस्ट होता है जिसको कहते हैं HPLC। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अब कंसिडर होते हैं। ये सारे टेस्ट जो हैं वो आपने करने हैं। उसके बाद वो कहता है कि अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल है गायनी में, जैसे वो हमारे पास आ जाती है और अगर वो भी ट्राइड है या उसका हमने, जब आपको पता है बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में CBC कराई, उसका हीमोग्लोबिन 9 से कम है, तो हम देखते हैं फिर उसके अंदर हम लोग क्या कराना चाहते हैं। अगर वो प्रेग्नेंट है और मियाँ का टेस्ट कराते हैं, अगर वो भी ट्रेड हो तो फिर हम बच्चे के अंदर प्री नेटल डायग्नोसिस भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरियन विलिस सैम्पलिंग या माइनोसेंटेसिस। कोरियन विलिस सैम्पलिंग में प्लेसेंटा का एक पार्ट लेके उसको देखा जाता है और एमनियोसेंटेसिस में अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का एक सैंपल लिया जाता है और उसमें फिर देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये किए जाते हैं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। नाउ लास्ट थिंग आ जाती है कि हम लोग इस पेशेंट को ट्रीट किस तरह से करते हैं। मोस्टली जो माइनर वाले हैं उनको तो ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन जो मेजर वाला पेशेंट होता है, जाहिर सी बात है उसके लिए हमें ट्रांसफ्यूजन्स करनी पड़ती हैं। अगर हम मेजर के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात करें तो वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आपके पास क्या होता है, एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। क्या होता है बेटे, एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, यानी आपने उसकी क्या करनी होती है, बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन अगर आप ये ना कर सकें तो जाहिर सी बात है आपने फिर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ हम नंबर 1 उसको फोलेट सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है। फोलेट सप्लीमेंट्स के बाद जब हम उसको ब्लड दे रहे होते हैं तो ब्लड देने के भी कुछ नुकसान है, ये कॉम्प्लिकेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। अब ब्लड देने के हमें क्या नुकसान होते हैं, ब्लड देने की वजह से एक तो बार बार खून लग रहा है तो आयरन बहुत ज़्यादा हो जाता है उसकी बॉडी में। जब आयरन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आयरन लोड को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी की हीमोक्रोमेटोसिस। सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस क्योंकि ये ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसकी वजह से एक ट्राइड होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंस ट्राइड, ठीक है। इस ब्रोंस ट्राइड में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो एंडोक्राइन, उसको डायबिटीज़ शुरू हो जाती है, उसको हम ब्रोंस डायबिटीज़ कहते हैं। स्किन पिगमेंटेशन होती है जिसको ब्रोंस स्किन पिगमेंटेशन जो है वो कहा जाता है। और तीसरा इन पेशेंट्स को साथ में लिवर सिरोसिस भी शुरू हो जाती है ड्यू टू हीमोक्रोमेटोसिस, आयरन ओवरलोड से भी हो सकता है, ठीक है। सो इनके अंदर एक तो आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, दूसरा ये ब्रोंस ट्राइड, और तीसरी बात आपने याद रखनी है कि कुछ इन्फेक्शंस के रिस्क जो हैं वो बढ़ जाते हैं क्योंकि बार बार ट्रांसफ्यूज़ करने से बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती है, स्पेशली वर्सीनिया, कुछ इस तरह का एक बैक्टीरिया है, उसकी जो ग्रोथ है, सॉरी यर्सीनिया, उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटा, ठीक है, इस तरह का। तो ये इसके नुकसान होता है हमें। अब इस नुकसान को फिर कंट्रोल करने के लिए हम लोग आयरन चिलेटर साथ में दे रहे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, डिफेरोक्साइम, ठीक है। सो डिफेरोक्साइम और एक और आपकी बुक में बताया हुआ है। सो ये चिलेटर्स जो है वो साथ में हम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद ये होती है कि हम उसका क्या कर दें, क्योंकि स्प्लीन में उसका RBC टूटता है ना, तो स्प्लीनेक्टमी कर दें। अब स्प्लीनेक्टमी आपने तब करनी है जब पिछले 1 साल में ट्रांसफ्यूजन रेट 50% से ज़्यादा बढ़ जाए
और स्प्लीनेक्टमी के साथ क्या इंडिकेशंस होती हैं वैसे बता रही हूँ। क्रॉनिक आइडियोसेप्टिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा में स्प्लीनेक्टमी की जाती है, और अगर हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस हो तो उसमें स्प्लीनेक्टमी की जाती है। सो स्प्लीनेक्टमी की इंडिकेशंस पूछें तो वो भी आपको आनी चाहिए। आफ्टर स्प्लीनेक्टमी अपने नुकसान है। आफ्टर स्प्लीनेक्टमी पोस्ट ऑपरेटिवली इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए फिर हम न्यूमोकोकल, मेनिंजोकोकल एंड इन्फ्लुएंजल वैक्सीन्स वगैरह देते हैं। सो दिस इज़ इट। आई नो बहुत मुश्किल कर दिया होगा मैंने, बट यही था। तो बीटा थैलेसीमिया में बेटे आपने याद रखना है कि बेसिक मसला ये होता है कि बीटा चेन्स या तो डिफेक्टिव हैं या बिल्कुल बन ही नहीं रही। जब बीटा चेन बन नहीं रही तो अल्फ़ा बीटा अपने एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होंगे, अल्फ़ा टेट्रामर्स बनेंगे जो कि ज़ाहिर है बोन मैरो में भी डिस्ट्रॉय होंगे, स्प्लीन में भी डिस्ट्रॉय होंगे, एरिथ्रोपोइसिस बहुत ज़्यादा होगी लेकिन वो इनफेक्टिव होगी। स्प्लीन के अंदर जो डिस्ट्रक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा वैस्कुलर हेमोलिसिस, और आपकी एक्स्ट्रा मेड्यूलरी एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाएगी स्ट्रेस लोड की वजह से, जिससे फ्रंटल ब्रोजिंग और ये मैलर प्रोमिनेंस होगा। और साथ में अगर हम देखेंगे तो इंसीजर्स एंटीरियरली होते हैं और इसको वो चिपमंक फेसेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको कहा कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, बीटा चेन डिफेक्टिव है जो क्रोमोसोम 11 पे होती है, और इसमें जो म्यूटेशन है वो पॉइंट म्यूटेशन है, और पॉइंट में भी स्प्लाइसिंग म्यूटेशन मोस्ट कॉमनली होती है। इसमें फिर 3 होते हैं बीटा थैलेसीमिया, मेजर, माइनर एंड इंटरमीडिएट। मेजर बहुत सवेयर होता है, लेस देन 1 ईयर पे प्रेजेंट करता है, कंपैटिबल विद लाइफ नहीं होता अनलेस और अनटिल आप उसका एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें या कंटिन्यूसली उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते रहें। माइनर एसिम्प्टोमेटिक होता है। माइनर का कंसर्न इसलिए होता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन में वो पास कर सकता है अगर उसका पार्टनर भी क्या हुआ, उसका पार्टनर भी ट्राइड पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन में बेटे आपने याद रखना है, हम इसकी CBC करते हैं। CBC के साथ हम इसकी पेरिफेरल स्मेयर जिसपे एनाइसोसाइटोसिस, पाइकिलोसाइटोसिस टारगेट सेल्स आपको मिलते हैं। फिर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, नेस्ट्रॉफ टेस्ट करते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट है, और साथ ही आपने बताना है रेडियोलॉजिकल स्टडीज़। और रेडियोलॉजिकल स्टडीज़ पे भी बताया है कि क्या मिलती है हमें, हेयर एंड पॉइंट, या हम उसको कहते हैं क्रू कट अपीयरेंस, वो हमें मिलती है, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या थी, हाँ, उसके अलावा हम लोग फिर पेशेंट की आते हैं उसके ऊपर ट्रीटमेंट के ऊपर, जिसमें ज़ाहिर है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, लेकिन आप फोलेट सप्लीमेंट भी दे सकते हो। उसके अलावा आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है, लेकिन उसके साथ आपको आयरन चिलेटर्स देना पड़ेंगे। ये हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से इन्फेक्शन का रिस्क पड़ सकता है। स्पिनेक्टमी कर सकते हो, उसके इंडिकेशंस ये हैं, और स्पिनेक्टमी के भी ज़ाहिर है फिर अपने नुकसान हैं। समटाइम पेशेंट को ब्लड की वजह से एलर्जी भी हो सकती है। सो एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए हम ब्लड को इरेडिकेट करते हैं, कुछ फिलर यूज़ करते हैं, WBCs को रोक भी सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी की सारी बेटे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसमें से कोई कंसर्न या कोई इशू हो तो वो आप लोग फिर मुझसे पूछ लें। ये जो एक्स्ट्रा वैस्कुलर हेमोलिसिस है ना, ये माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में भी होती है, माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में भी होती है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई MCQ पॉइंट याद आया मुझे तो फिर मैं वो आपको बता दूंगी। सो दिस इज़ इट। अब इसमें कोई कंसर्न या कोई इशू हो तो मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अल्फा थैलेसीमिया एंड देन अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ को डिस्कस करते हैं।